गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज बहुत दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूं एंड सॉरी फॉर द लैक ऑफ अपलोड्स, बट क्या कर सकते हैं। एंड वेलकम टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया बिना किसी कंटेंट के, नए कंटेंट के। सो थैंक यू सो मच। एंड सॉरी उन लोगों को जो इस केस के रिव्यू का, मेरे रिव्यू का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज मैंने बहुत पहले बता दिया था कि मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं नहीं कर पाया था जल्दी इसको रिव्यू। तो हियर इट इज़। कंपनी तो भेजना नहीं चाहती मुझको प्रोडक्ट, ये तो मुझे खुद ही अपना सैम्पल अरेंज करना पड़ा। तो फाइनली रिव्यू हो चुका है और कई सारी चीज़ें जो मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। वेट, इंट्रो मैंने थोड़ा चेंज किया है, इसका फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट्स में। चेक इट आउट। ओके, सो हम रिव्यू कर रहे हैं आज एंटी स्पोर्ट्स का आइस 511 MT। ये केस एक बजट मिडा हुआ केस है जो बहुत पॉपुलर हुआ था जब ये रिलीज़ हुआ था। एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज इसमें फॉर द प्राइस बहुत सारे फीचर्स है। फॉर एग्जांपल 4 फैंस इसमें आपको मिलते हैं ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड, वो भी RGB फैंस है। इसके अलावा आपको टेम्पर ग्लास पैनल मिलता है, फिर फ्रंट मैश पैनल है और केबल मैनेजमेंट, PSU शाउट, वो सारे मतलब बेसिकली सारे फीचर्स जो आपको एक नॉर्मल मॉडर्न PC बिल्ड केस, नॉर्मल PC केस में चाहिए, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। बट क्या ये सच में उतना अच्छा है? वेल, डिज़ाइन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड नॉर्मली अच्छी बात है, बिकॉज बिल्ड्स थोड़े दिखने में सुंदर लगते हैं। टॉप बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है और यहाँ पे आपका IO पैनल भी है। IO पैनल में आपको नॉर्मल अपना पावर बटन मिलता है, LED कंट्रोल करने का बटन है, फिर साउंड पोर्ट्स है और इसके अलावा 2 USB 2 पोर्ट्स और एक USB 3 पोर्ट। एक सिंगल USB 3 पोर्ट डालो और 2 USB 2 पोर्ट डालो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो यहाँ भी वही केस है, मुझे समझ नहीं आया कि एक USB 3 पोर्ट ही क्यों 2 दे दो। टॉप पैनल पे ही आप है ना 2 120mm या 140mm फैंस भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रेडिएटर इंस्टॉल करने की जगह नहीं, बिकॉज वहाँ पे इतनी क्लियरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ फैंस ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो नीचे चीज़ें सिंपल है, आपको एक सिंपल सा बेकार सा PSU डस्ट फिल्टर मिलता है। आई डोंट लाइक दम, सिंपल, बट इट्स ऑलराइट, इट्स अ बजट केस, वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो है, आप कई सारे होल्स देख रहे होंगे। ये जो होल्स है ये बेसिकली हार्ड ड्राइव केज को अलग अलग पोजीशंस में इंस्टॉल करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप केज को पूरी तरह निकाल भी सकते हो और अलग अलग पोजीशंस पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब पीछे वाले पैनल की बात करें तो वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वर्टिकल GPU माउंट का भी ऑप्शन मिलता है। आपको राइजर केबल नहीं मिलती ऑब्वियसली, लेकिन ये मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे कार्ड ना ही इंस्टॉल करें तो बेटर है, बिकॉज ये जो माउंट है बहुत ज़्यादा करीब है आपके साइड पैनल के, तो एयर फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा चोक हो जाएगी फॉर द GPU। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पे कार्ड इंस्टॉल करें। लिक्विड कूल्ड कार्ड है तो अलग चीज़ है, लेकिन एयर कूल्ड कार्ड आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग इट। साइड पैनल की बात करें तो साइड पैनल में एक लेफ्ट साइड में जो पैनल है वो अपना टेम्पर ग्लास पैनल है और राइट साइड वाला सिंपल स्टील पैनल है। जो टेम्पर ग्लास का माउंट करने का तरीका है, आई रियली लाइक दैट, बिकॉज इट्स सिंपल टेक्निक, सिंपल डिज़ाइन। आपको सिर्फ 2 स्क्रूज लगाने और स्लाइडिंग मैकेनिज्म में थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी रहती है जिसमें। लेकिन जो साइड राइट दूसरा वाला पैनल है, यानी जो सॉलिड पैनल है, उसमें मुझे एक चीज़ का ये लगा कि जो उसका लैच सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जो केबल मैनेजमेंट करने के बाद, अगर आप अच्छी तरह केबल मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि इसको थोड़ा इंस्टॉल करना इतना भी मतलब साफ़ सुथरा नहीं है काम। तो अब आता है फ्रंट पैनल की तरफ। फ्रंट पैनल में वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज इट्स अ स्टील फ्रंट मैश पैनल, तो एयर फ्लो के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एयर फ्लो में। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो है द चॉइस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। देखो, प्लास्टिक होने में कोई बुराई नहीं, प्लास्टिक की रिजिडिटी काफ़ी अच्छी, लेकिन जो एक्चुअल कोटिंग है प्लास्टिक या मटेरियल जो है, जिस टाइप का प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा स्टेन वाला है। यानी अगर आप हल्का सा भी उसको छू दे या गलत नज़रों से भी देख ले तो इस पर दाग पड़ जाएंगे। और खासकर जो फ्रंट वाला पैनल दैट यू कैन सी हियर, तो ये जो चीज़ है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने
पैनल जिस टाइम पैनल पील उतारा ना, उसके 2 सेकंड बाद इस पर स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए, इस पर मुझे स्टेन्स दिखने शुरू हो गए। ब्रश्ड एल्यूमिनियम को रेप्लिकेट करने वाले प्लास्टिक पहले भी देखे हैं केसेस में, एंड वो ठीक है नकली होते हैं, लेकिन नकली स्टेन नहीं होते। यहाँ इतना ज़्यादा स्टेन होता है कि असली चीज़ से भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पॉइंट क्या रहा प्लास्टिक यूज़ करने का, अगर इतना ही स्टेन करना था असली चीज़ जितना। सो ये एक चीज़ है कि मतलब काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है ये फ्रंट वाला एरिया। सो यू विल हैव टू कीप इट क्लीन, और कोशिश करना कि इसको ज़्यादा छुए ना, बिकॉज बहुत जल्दी इस पर स्क्रैच करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। जैसे ही आप पैनल निकालते हो, आपको 3 120 मिलीमीटर के RGB फैंस मिलते हैं, जो बाहर से तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जब उनको करीब से देखते हैं देन यू रियलाइज़ कि इसकी क्वालिटी कितनी कम है। जब मैं इसको अनस्क्रू कर रहा था केस से, तो पेपर की तरह इससे प्लास्टिक गिरना शुरू हुआ था स्क्रू थ्रेड से, एंड यू कैन सी कि मतलब कितना कम लो क्वालिटी का प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है। नॉर्मली 120 मिलीमीटर फैंस आपको लगता है कि एज तक जाएंगे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे LED रिंग है वो, तो उसकी वजह से फ़ैन का एक्चुअल ब्लेड का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। ये इसी पर्टिकुलर केस की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली जो चाइनीज़ RGB फैंस होते हैं, जो मतलब नो ब्रांडेड फैंस होते हैं, उनमें नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है। प्लीज़ डू नॉट माइंड दिस। दूसरी चीज़ ये कि इसको टेस्ट करने का कोई तरीका है नहीं मेरे पास फ़िलहाल, बिकॉज ये स्टैंडर्ड 12 वोल्ट 3 पिन कनेक्टर यूज़ नहीं करते, बिकॉज इनका एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर यूज़ करते हैं जो मोलेक्स कनेक्टर है, और एक के पीछे एक ह्यूमन सेंटीपीड की तरह इकट्ठा होकर चिपकते हैं, और वो भी एक नहीं 4 फैंस है, तो 4 मोलेक्स कनेक्टर प्लस उनके लिए पावर अडेप्टर अलग से, और फिर आपको अपना भी एक केस के पावर PSU से एक मोलेक्स कनेक्टर निकाल के वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो इट्स ऑल झमेला। एंड उसके ऊपर और कॉम्प्लिकेशन इन्होंने ये ऐड करी कि जो पहला आप ये फ़ैन देख रहे हो, ऊपर का टॉप फैन है, यहाँ पे जो टॉप फैन है इसके अंदर कंट्रोलर कनेक्टेड है, यानी अगर ये टॉप फैन बंद हो जाए, किसी वजह से ख़राब हो जाए चलना, तो बाकी तीनों फैंस नहीं चल पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो मोलेक्स जनरेटर इन्होंने यूज़ किए वो भी काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी के थे, जिसके पिंस बार बार निकल रहे थे। मुझे डर था कि मैं जब इनको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ केबल मैनेजमेंट करने के टाइम, ये कहीं टूट ना जाए और मुझे वारंटी के लिए ना क्लेम करना पड़े। तो दैट वाज अ लिटिल हॉरिफिक एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नया सोल्यूशन इसके लिए निकाला जाए। अब हमने बाहर की बात कर ली है, तब अब थोड़ी इंटीरियर्स की बात भी कर ही लेते हैं। और आपको नॉर्मली कोई भी सिंपल स्टैंडर्ड कंपोनेंट इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर है ना मदरबोर्ड ट्रे की बात करी जाए, तो यहाँ पे कटआउट्स काफ़ी सारे हैं। आपको CPU के लिए कटआउट मिलता है, PSU शॉर्ट में भी कटआउट मिलते हैं, मदरबोर्ड के केबल्स पास करने के लिए, SATA केबल्स वगैरह पास करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कटआउट्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कुछ ज़्यादा ही कटआउट्स है, बिकॉज फ्रंट साइड वाला एरिया वहाँ पे 2 कॉलम्स है कटआउट्स के, यानी होल्स के। मुझे समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आप नॉर्मली ATX मदरबोर्ड डालोगे तो आप एक ही कॉलम में आपका काम हो जाएगा, दूसरे कॉलम से आपके केबल्स दिख रहे हो, केबल मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली आपका अजीब सा दिखता है केस जब आप केबल्स वहाँ से पास होती है। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट क्लियरेंस तो वो अच्छी है, ठीक ठाक है। फॉर मिड रेंज केस आपको 160 मिलीमीटर का CPU कूलर क्लियरेंस मिल जाता है। GPU की लेंथ इंस्टॉलेशन में आपको 360 मिलीमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अकॉर्डिंग टू एंटी स्पोर्ट्स। फ्रंट में आप 360 मिलीमीटर या 280 मिलीमीटर रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एंड जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50-55 मिलीमीटर क्लियरेंस आपको मिल जाती है। मदरबोर्ड के पीछे की बात करें तो केबल मैनेजमेंट के लिए आपको करीब 2 सेंटीमीटर की जगह मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इट्स ओके। मतलब आप सिंपल सा बिल्ड बना रहे हैं तो आपके लिए जगह काफ़ी होगी। कटआउट्स के अलावा यहाँ पे केबल टाइप पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में जो 2 कॉलम्स है वहाँ तो है थोड़े से आपको मिल जाते हैं केबल टाइप पॉइंट्स, लेकिन जब आप CPU साइड की तरफ जाते हैं या थोड़े बीच वगैरह एरिया में, वहाँ पे बहुत कम है केबल टाइप पॉइंट्स। और सबसे अजीब चीज़ मुझे समझ नहीं आया, दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इशू, और या फिर मतलब मैं बोलूँ कि डिज़ाइन ही उन्होंने ऐसा किया है। जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो 2 छोटे छोटे केबल टाई पॉइंट्स हैं, वहाँ से केबल टाई कोई पास ही नहीं हो सकती, कोई जिप टाई पास ही नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आया कि आफ्टर मतलब ये क्वालिटी कंट्रोल से मिस हुआ कि डिज़ाइन ही ऐसे किया गया, बिकॉज इट डज़ नॉट वर्क। तो ये एक अजीब सी चीज़ें, मतलब क्वालिटी छोटी कंट्रोल इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा आप इसी मदरबोर्ड ट्रे के पीछे SSDs भी माउंट कर सकते हैं। 2 2.5 इंच SSDs आप माउंट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, स्क्रू खोलिए, ट्रे निकालिए, SSD फिट करो एंड कनेक्टेड अगेन। PSU श्राउड की बात करें तो आई विल हैव टू गिव क्रेडिट्स टू हैंडी स्पोर्ट्स और जो भी OEM डिज़ाइनर है यहाँ पे, कि उन्होंने जो PSU श्राउड बनाया वो काफ़ी मतलब ठीक है, ओपन साइज़ का। बिकॉज नॉर्मली क्या हो जाता है कि बजट केसेस में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आपको हार्ड ड्राइव केज करने का, इंस्टॉल करने का जो तरीका है सिंपल, कि आप एक केज के अंदर 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हो और आप उसको ग्रोमेट्स के थ्रू
या लगा दीजिए स्पेसर ग्रोमेट्स के थ्रू आप उसको है ना माउंट करते हो। प्रॉब्लम ये थी कि जो इन्होंने स्पेसर्स यूज़ किए थे हार्ड ड्राइव केज को माउंट करने के लिए केस में, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यूज़ किए थे और इतने ज़ोर से उन्होंने कसे स्क्रू किए ना, वो ऑलरेडी डिफॉर्म ही हो गए थे रबर। तो मुझे जब है ना मैं इनको अनलॉक करके दोबारा लगाने लगा तो और भी ज़्यादा डिफॉर्म हो गए। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि रबर स्पेसर्स की बजाय, रबर ग्रोमेट्स की बजाय आप प्लास्टिक ग्रोमेट्स यूज़ करो या कोई दूसरे किस्म का ग्रोमेट यूज़ करो, बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट। ये थोड़ा मतलब अजीब तरीके से काम करेगा, ये टूट जाएगा थोड़े दिन में। पहले तो ये चीज़ की ये टूल फ्री डिज़ाइन नहीं है, आपको स्क्रूज लगाने ही पड़ेंगे। आपने एक नीचे वाली हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की तो ऊपर वाली हार्ड ड्राइव आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जगह नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर आपको ऊपर वाली हार्ड ड्राइव किसी वजह से निकालनी है कभी, तो नीचे वाली हार्ड ड्राइव जब तक आप नहीं निकालोगे तो ऊपर वाली आप नहीं निकाल सकते। तो वो एक छोटा सा सिनेरियो जो आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि बिल्ड कैसा रहा बनाने में। एक जहाँ मुझे थोड़ी सी परेशानी है वो है केबल मैनेजमेंट, और उसका रीज़न एक तो ये कि पहले जो मोलेक्स कनेक्टर की अपैरेटस यूज़ करते हैं, एंड दूसरी चीज़ की एक पीछे रियर पैनल वाला केस फैन है, उसकी जो केबल है वो बहुत छोटी है, तो आपको खींचना मतलब उसको रूट करना, अगर आप कोई स्पेसिफिक तरीके से रूट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वो शॉर्ट है काफ़ी। तीसरी चीज़ जो ये लगी केबल मैनेजमेंट के टाइम उसमें कि जब आप केबल्स को बंचअप कर लेते हैं वो बहुत चौड़ी हो जाती है और केस का जो पैनल है उसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इशू है। बाकी मैंने आपको बताया कि वो जिप जो टाई पॉइंट्स है वो काम ही नहीं करते, दे आर जस्ट फॉर लुक्स। मुझे CPU केबल को आप देख ही रहे मैंने किस तरीके से मैनेज किया। तो अब हमने सब कुछ बात कर ली, केबल मैनेजमेंट बात कर ली, डिज़ाइन की बात कर ली। अब भाई परफॉर्मेंस कैसी है? द परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जैसे आप चेक कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर शो कर रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि बिना पैनल के और पैनल के टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि पैनल अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, कोई वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, और जो एयर फ्लो पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक नोट देना चाहूँगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप दूसरे केसेस से क्यों कंपेयर नहीं करते। वेल, उसका मेन रीज़न ये है कि मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। केसेस को तभी मेजर करना बेटर है जब आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, या फिर एटलीस्ट आपके पास एक डेल्टा बनाने को मिले। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरा जो टेम्परेचर टेस्ट का तरीका है वो बस ये देखने के लिए है कि क्या जो मैश पैनल है या जो भी फ्रंट एरिया है या फ्रंट डिज़ाइन मैश डिज़ाइन है, फ्रंट पैनल डिज़ाइन है, वो अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये अच्छी तरह काम कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब देखो, जब हमारे पास बजट ज़्यादा होता है, हाई एंड बिल्स बनाने के लिए हमारे पास पैसा हो तो हमारे लिए केस मैटर नहीं करता, बिकॉज हम जो भी केस चुने उसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिलेंगे, लुक्स भी अच्छे मिलेंगे और काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। नॉर्मल बजट या मिड रेंज बिल्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है अपने केस के साथ, बिकॉज आपको पैसे भी बचाने हैं, परफॉर्मेंस भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, बहुत कुछ आपको मैनेज करना होता है कम बजट में। तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। एंड वहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स 511 MT जैसे केसेस काम आते हैं, बिकॉज इसमें एक मिड रेंज सिस्टम बनाने के लिए, एक एंट्री लेवल गेमिंग सिस्टम बनाने के लिए वो सारे फीचर्स है। एंड परफॉर्मेंस जैसे मैं पहले बता चुका अच्छी है, तो वही एक फैक्टर अलोन, मतलब वही एक अकेला फैक्टर जिसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। बजट में बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो फ्रंट मैश पैनल के साथ आते हैं और इस तरीके की मतलब आपको कूलिंग दे सकते हैं। सब कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी मैं ये बोलूँगा, हमेशा एंटी स्पोर्ट्स वाले प्रोडक्ट्स के साथ ये होता है कि उनके प्रोडक्ट्स कंप्लीट नहीं महसूस होते हैं। एक तो मेरे फीट जो है, इसके नीचे जो क्रोम फीट है, पहली बात तो मुझे क्रोम बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन चलो जो भी है वो फीट एक टेढ़ा निकला, ठीक है। प्लास्टिक यूज़ किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यूज़ किया, बहुत जल्दी स्क्रैचअप हो जाता है और जिसमें बहुत जल्दी ऑयल मार्क्स भी रह जाता है इस प्लास्टिक पे। PSU इंस्टॉल करने के टाइम में मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, जैसे कि जो PSU के माउंट्स है वो पूरी तरह अलाइन नहीं हो रहे थे PSU के साथ। टाई पॉइंट्स है वो काम ही नहीं कर रहे, या टाई पॉइंट्स इतने हैं नहीं जितने होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि ये देख के बात पता चलता है कि हाँ, ये एक बजट टावर केस है जहाँ पे क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है ताकि आपको परफॉर्मेंस या फिर एटलीस्ट लुक्स मिल सके। एंड मैं बोलूँगा, इफ़ यू आर अ न्यू बिल्डर और आप बजट में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो और आपको ये लोग ठीक है दिखने में, यू कैन गो फॉर इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई कैन रिकमेंड इट। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो बजट को, देन अपग्रेड योर बजट। मेरा वर्डिक्ट है कि इट्स अ नाइस केस इफ़ यू इग्नोर द क्वालिटी कंट्रोल इशूज़। सो ये था गाइज मेरा रिव्यू इस केस के बारे में, एंड फाइनली हो ही गया। काफ़ी लोगों ने पूछा ही था इस केस के बारे में। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का इस केस के बारे में तो ज़रूर पूछना,
कोशिश करूँगा कि है ना मैं केबल मैनेजमेंट वगैरह की एक वीडियो लाऊँ, तो होपफुली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पता है वीडियो जल्दी नहीं आती। तो लेट्स होप कि जल्दी आ जाए। एंड सॉरी अगर आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो देखी और आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी ख़राब लग रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे माइक ख़राब हो चुके हैं। ये एक सोल्यूशन, ये लास्ट माइक बचा जो अच्छी तरह काम कर रहा है, पर ये भी शायद इतना अच्छा नहीं काम कर रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। एंड बाकी आप हमारी कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, प्लीज़ उनको ज्वाइन करें। हमारे फोरम्स विजिट करें hardwaremana.community। एंड लाइक्स शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करें। और मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।